हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को यानी कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज आप लोग को करवाऊंगी। ठीक है, पूरे अच्छे से समझाऊंगी हर एक क्वेश्चन को, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा। और सबसे पहले इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी में आपका हर एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से दिया हुआ है, पूरा चैप्टर को समझाया हुआ है। तो पहले चैप्टर को पूरा अच्छे से तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आइए क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो और इसके बाद फिर इस चैप्टर का एमसीक्यू देखिए, फिर पीवाईक्यूज देखिए, और फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है वो सबको भी देखिए। ठीक है, और ये सब देखने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि फिजिक्स, मैथ, बायो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एनसीईआरटी का, फिर एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका पूछा गया है, बोला गया है कि कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 में कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे मोलिक्यूल जो दिया हुआ है वो सब जितना भी आपका दिया हुआ है वो सबका मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O को निकालना है, H2O यानी कि पानी का निकालना है। तो हाइड्रोजन का 2 इंटू एच यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, माय मिस्टेक, 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये सब जो ग्राफ में आप लोग बताई हूँ उस ग्राफ को आप लोग जरूर देखिएगा, आपका एनसीईआरटी बुक में भी एटॉमिक मास का, ठीक है, कि कौन सा जो भी कार्बन है या फिर जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो सबका कितना मास है होता है एटॉमिक मास, वो सब आपका सारा कुछ दिया हुआ है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो आपको सारा कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.0079 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, फिर दोनों के इंटू करेंगे तो 2.016 प्लस 16.00, इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 18.016, दैट मीन्स 18.02 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये भी मैं आप लोगों को लेक्चर वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू ओ। तो 1 इंटू सी का एटॉमिक मास आपका होता है 12.01, और ऑक्सीजन का तो पता ही है, तो लिखिएगा 1 इंटू 12.01 प्लस 2 इंटू 16.00 इक्वल टू 12.01 प्लस 32.00, इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 44.01 AMU आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है CH4, दैट मीन्स मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का निकालने का क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन इक्वल टू 1 इंटू सी प्लस 4 इंटू एच। तो 1 इंटू 12.01 प्लस 1.0079 इंटू 4। ठीक है, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 12.01 प्लस इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 4.032 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा 16.04 AMU, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। दैट मीन्स क्या है कि आपको मास परसेंटेज बताना है, किसका बताना है सोडियम सल्फेट का। ठीक है, मास परसेंटेज आपको निकालना है सोडियम सल्फेट का। तो लिखिएगा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट जो एलिमेंट दिया हुआ है, तो किसी भी एलिमेंट का आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका मोलिकुलर मास ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है सारा कुछ। ठीक है, तो फिर लिखिएगा मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू 2 इंटू Na प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इंटू ओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है
कि देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बोला गया है, तो यहाँ पे मोलर मास तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट नीचे में भी करना है, तो आपको पहले क्या करना होगा कि जो ये कंपोनेंट जो दिया हुआ है यानी कि सोडियम सल्फेट का आपको मोलर मास निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2 इंटू Na प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इंटू ओ। तो क्या लिखिएगा, 2 इंटू Na का आपका एटॉमिक मास होता है 22.99 प्लस 1 इंटू सल्फर का होता है 32.06 और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो 4 इंटू 16 लिखिएगा। फिर तीनों इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसके बाद तीनों को प्लस करने पर आपका कितना हो जाएगा 142.04 ग्राम, ठीक है। इतना आपका मोलर मास ऑफ कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। यानी किस कौन सा कंपोनेंट, सोडियम सल्फेट का। अब हम लोग निकालेंगे कि मास परसेंट ऑफ Na यानी कि सोडियम का, ठीक है। हर एक का अलग अलग निकालेंगे, तो 2 इंटू Na इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142.04। क्या लिखिएगा, 2 इंटू 22.99 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142.04। आंसर क्या हो जाएगा 32.37%, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मास परसेंट ऑफ सल्फर 1 इंटू 32.06 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142.04। इसका आंसर हो जाएगा 22, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 22.57%। उसके बाद लास्ट में होगा आपका मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 4 इंटू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142.04 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 45.06%, ठीक है। तो हर एक का निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला गया है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 69 पॉइंट यानी कि एटॉमिक मास दिया हुआ है 69.9% और दूसरा दिया हुआ है आयरन का कि 30.1%, ठीक है। ये दोनों मास दिया हुआ है एटॉमिक मास, और आप लोगों को क्या पता करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन का। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट दिया हुआ है आयरन और ऑक्सीजन का, तो ये दोनों एलिमेंट को लिखेंगे। फिर एटॉमिक मास दोनों का कितना दिया हुआ है, दोनों का कितना होता है 50, आयरन का होता है 55.85 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। मास परसेंटेज आपको दोनों में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 69.9%, ठीक है, और सेकंड में दिया हुआ है 30.1%, वो परसेंट भी लिख दीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। फिर मास परसेंट ऑफ एटॉमिक मास, अब हम लोग पहले सा मास परसेंट ऑफ एटॉमिक मास निकालेंगे तब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चलेगा, ठीक है। तो 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85, ठीक है, इन लोग दोनों को डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मास परसेंटेज दिया हुआ है 30.1%, एटॉमिक मास परसेंट ऑफ एटॉमिक मास आपका हो जाएगा 30.1 डिवाइडेड बाई 16, दोनों को डिवाइड करने पर कितना होगा 1.88, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना था, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना था, ठीक है। तो क्या लिखिएगा Fe डिवाइडेड बाई O यानी कि आयरन डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन। तो आयरन का कितना आया था आपका मास परसेंट ऑफ एटॉमिक मास 1.25 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जितना आपको ऑक्सीजन का मास परसेंट ऑफ एटॉमिक मास आया था, ठीक है। तो 1.88 लिखेंगे, दोनों को कट करने पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा Fe2O3, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या करना है कि अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका बोला दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बॉन्ड इन एयर, यानी कि
अगर क्या बोलते हैं, एयर में अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो उसका वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। सेकेंड में बोला गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि 1 मोल कार्बन में कितना बर्न हो रहा है, यानी कि कितना जल रहा है, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड में बोला गया है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब 2 मोल्स में बताना है कि 2 मोल्स कार्बन में कितना उसमें बर्न हो रहा है 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है कि कार्बन निकालना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। और गिवन क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 कार्बन प्लस 2 O2, ये क्या हो जाएगा आपका 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे मोल जो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी एक ही मोल बनाएगा, ठीक है। अब सेकेंड का हम लोग निकालेंगे। तो सेकेंड में गिवन क्या दिया हुआ है कि कार्बन जो है वो 1 मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन 16 मोल दिया हुआ है, और कार्बन आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 1 कार्बन प्लस 1 O2 इक्वल टू 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 1 कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, ठीक है। और CO2 कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। CO2 का जो एटॉमिक मास होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास जो है उसको निकालेंगे पहले। CO2 यानी कि 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू ओ, इसको निकालने पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 16, यानी कि 44 ग्राम आपका मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो निकालना था आपको 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। तो क्या होता है इसमें कि गिवन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी से। दैट मीन्स की जो क्वांटिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा होता है। तो सो दैट ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी रिएजेंट, सो क्या हो जाएगा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि जो 32 ग्राम में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना हो जाएगा 44 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, अब कितना यहाँ पे होगा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो 44 डिवाइडेड बाई 32 कार्बन ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 16 ग्राम ऑफ, देखो यहाँ पे 1 ग्राम का पहले हम लोग देखेंगे, अब 1 ग्राम का हो जाएगा, तो अब हम लोग 16 ग्राम से करेंगे, ठीक है। तो विल प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था आपको कि यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ बर्न 16 ग्राम डाइऑक्सीजन का करना है, ठीक है, 16 ग्राम का निकालना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 16 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। इसको काटेंगे 16 बार में, तो ये यहाँ पे 2 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 2 बार के पहाड़ा में ये पूरा कटेगा 22 बार में, तो 22 ग्राम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 22 ग्राम प्रेजेंस है, ठीक है, बर्न इन एयर में। उसके बाद थर्ड में आपका ये बोला गया है, थर्ड में इसको भी सॉल्व करेंगे। थर्ड में गिवन क्या है 2 मोल ऑफ कार्बन गिवन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम गिवन है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, 2 मोल ऑफ कार्बन 12 इंटू 2 यानी कि 24 ग्राम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो मोलिकुलर फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C 12 ग्राम, O2 32 ग्राम, और CO2 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कितना है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑफ रिएक्ट कितना हो जाएगा 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना था आपका कि यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा कि 24 ग्राम ऑफ रिएक्ट, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12, इन लोग दोनों को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका निकल जाएगा। फिर क्या लिखिएगा गिवन क्वांटिटी, ठीक है,
इज क्या बोलते हैं मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि सबसे पहले लेक्चर वीडियो को देखिए, तभी आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर वीडियो को देख लीजिए एंड देन क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के बाद मोर देन क्या कीजिएगा कि एमसीक्यू एंड देन पीवाईक्यूज एंड देन कार्बन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक चीज को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है आपका एनिमल क्लासेस में। फिर क्या लिखिएगा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम में जो ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम हो रहा है, एंड 1 कार्बन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, अगर 32 में इतना हो रहा है तो 1 कार्बन में कितना होगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा कार्बन। ठीक है, ग्राम, तो 1 ग्राम का हो गया। अब हम लोग को कितना निकालना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना निकालना था 16 ग्राम का। ठीक है, डाइऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 16 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 32, इन लोग दोनों को काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये भी कटेगा, तो ये 22 हो जाएगा यहाँ पे ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COO एन रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि क्या आपका बोला गया है कि सोडियम, देखो एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि सोडियम एसीटेट जो है वो उसमें रिक्वायर्ड कितना है 50 ml जो है वो, यानी कि 500 मिलीलीटर क्या है कि उसमें 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है 0.375 इतना सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है कि सोडियम एसीटेट जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, तो 500 मिलीलीटर मिला हुआ है। ठीक है, इसमें मोलर मास आपका कितना दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का 82.0245 पर मोल। तो ये सब में आपको क्या निकालना है कि कैलकुलेट ऑफ सोडियम एसीटेट मास, यानी कि सोडियम एसीटेट का कितना मास है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व में क्या लिखिएगा कि मास ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि इसको तो आपको निकालना है, इसका मास निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, यानी कि 500 मिलीलीटर। मोलरिटी दिया हुआ है 0.375 मोल दिया हुआ है। ठीक है, मोलर, और मोलर मास कितना दिया हुआ है 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इक्वल टू जो आपका मोलरिटी दिया हुआ उसको लिखेंगे 0.375। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ जो भी आपका एलिमेंट दिया हुआ है उसको लिख करके और डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मास ही निकालना है। ठीक है, तो मास निकालने के लिए फिर मोलर मास से डिवाइड करेंगे एंड देन जो आपको वॉल्यूम इन लीटर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी कि 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा, इक्वल टू 0.375। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि इसका मास हमको निकालना है, इसलिए मास को मास की जगह पर रहने देंगे, मास ऑफ CH3COONA। ठीक है, उसको यहाँ पे रहने देंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है आपका, देखो यहाँ पे 82.0245 ग्राम, तो उसी को लिखेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.375 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में है तो ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और ये जब नीचे आएगा तो ये भी आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर गया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में था तो ये भी तो वही होगा ना, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही करेंगे। मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 82.02
45 इंटू 500। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 का पावर में, ये मतलब 5 का पावर में, ये 2 बार में और ये 1 बार में, ये खत्म हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे 2 जो बचा हुआ है ये 2 के पावर में ये और ये कटेगा तो 41.01225 ये आपका बचेगा इक्वल टू इतना हो जाएगा। फिर क्या मास बाय 41 जितना आया उसको लिखेंगे इक्वल टू कितना मोलरिटी जो दिया हुआ था, अब इन लोगों तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो मास हो जाएगा इक्वल टू मास, देखो यहाँ पे मास है, अगर यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ है तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 41.01225 इंटू 0.375, आंसर कितना हो जाएगा 15.38 आपका ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, कितना दिया हुआ है डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी जो है आपका पर मिलीलीटर दिया हुआ है एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 69%। देखो यहाँ पे एक नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, उसमें जो सैंपल कितना है डेंसिटी का वो कितना दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज क्या दिया हुआ है कि मास परसेंटेज दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का 69%, ठीक है, यानी कि मास परसेंटेज 69% यानी कि 69 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, यानी कि उसमें कितना कंसंट्रेशन लग रहा है नाइट्रिक एसिड में पर मोल लीटर में, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि हर एक मोल जो है वो कितना कंसंट्रेशन के साथ वहां पे उसमें कितना कंसंट्रेशन उसमें हर पूरा लीटर में लग रहा है, यानी कि जो लीटर है उसमें पर मोल में कितना लग रहा है ये बताना है, ठीक है। पर लीटर में कितना मोल्स उसमें कंसंट्रेशन हो रहा है वो बताना है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो डेंसिटी आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि P 1.41 ग्राम पर मोल पर मिलीलीटर दिया हुआ है और मास परसेंटेज दिया हुआ है 69%। तो एट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, इसलिए मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा 69 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। टोटल मास ऑफ कितना है 100 ग्राम, तो 69% दिया हुआ यानी कि 69 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू 1 इंटू एच प्लस 1 इंटू एन प्लस 3 इंटू ओ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14, 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है। तो कितना होगा 1.095 मोल्स आपका हो जाएगा। फिर लिखिए एंड देन कि मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 एट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है कि कितना कंसंट्रेशन लग रहा है इक्वल टू 1.41 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा, ठीक है, यानी कि ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू 1.41 इक्वल टू 100 हो जाएगा एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.41, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70.92, ठीक है। कंसंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं, यहाँ पे मोल्स ही ना था, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्स कितना निकाले 1.095 एंड फिर क्या निकाले कि जो आपका वॉल्यूम इन लीटर जो है वो आपका इतना निकला 70.92, उसको पुट करेंगे फॉर्मूला में, ये मिलीलीटर में निकला, ठीक है। ये जो है आपका मिलीलीटर में निकला है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब ये 1000 जो ये जब ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ कि 1.095 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 70.92, लोगों को इंटू करने पर जितना आएगा और
तब इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15.44 मोल पर लीटर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम ऑफ कॉपर जो है वो ऑब्टेंड कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर को बताना है कि कितना कॉपर उसमें ऐड हुआ है। तो मोलर मास ऑफ सबसे पहले निकालेंगे कॉपर सल्फेट का 1 इंटू C4 प्लस 1 इंटू S प्लस 4 इंटू O 1 इंटू 63.5 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। तो आंसर हो जाएगा आपका इन लोग तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 159.5 ग्राम 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट वो कितना दे रहा है तो 63.5 ग्राम आपका दे रहा है। ठीक है, तो कॉपर का कितना होता है आपका जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कॉपर का 63.5 ग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कितना मॉलिक्यूलर मास निकला 159.5 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो कितना गिव्स कर रहा है तो 1 ग्राम पे आपको निकालना है। ठीक है, तो 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 ग्राम। ठीक है, तो अब 1 ग्राम का पता चल गया, तो अब 100 ग्राम को हमको निकालना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का, तो 100 ग्राम का क्या हो जाएगा 100 ग्राम इंटू मतलब 100 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5। ठीक है, अब इन लोग दोनों को हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.8 ग्राम। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हर एक चीज को पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा फिर समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी मोलर मास का यानी कि किसी का अगर कोई भी एलिमेंट है अगर उसको ऑब्टेंड कर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका मोलर मास हमको पता होना चाहिए, तभी जाके वो जो है वो कितना मिल रहा है उसमें वो पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ लेक्चर वीडियो को पहले देखिए तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑन एन ऑफ आयरन इन विच द mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1। देखो यहाँ पे जो यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ तक, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, यहाँ तक बनाए थे हम लोग, निकाला था ना, उसमें क्या था कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना था। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले थे। अब मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे बताना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, एंड गिवन दैट द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज 159.69 ग्राम पर मोल आपका दिया हुआ है। ठीक है, मोलर मास, पहला एलिमेंट है आपका आयरन जिसका एटॉमिक मास है, ये सब तो मैं बना ही चुकी थी। ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया था Fe2O3। ठीक है, अब इसका हम लोग का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 55.85 प्लस 3 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 1159.70, ये आपका हो जाएगा। अब क्या निकालना था यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना था, तो n क्या हो जाएगा आपका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n डिवाइडेड बाय Fe2O3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा Fe2O3 आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। यानी कि आपका क्या निकालना है आपको कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, तो यहाँ पे डाटा जो दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। ठीक है, तो एवरेज का मतलब जो एवरेजली यानी कि औसत मान निकालना है। ठीक है,
तो पहला वाला आपका दिया हुआ है नेचुरल एबंडेंस, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो आइसोटॉप्स रहता है, यानी कि देखो एवरेज निकालना यानी कि बहुत सारे एलिमेंट का निकालना है और उन लोगों में एवरेज निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आइसोटॉप्स का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स इक्वल टू M1C1 प्लस M2C2। जितना भी आपका यहाँ पे मास दिया हुआ रहेगा, मतलब जितना भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे डॉट 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 लगाते जाइएगा, ठीक है। अगर सपोज डेट यहाँ पे 3 का निकालना था तो यहाँ पे M1C1 M1C1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। फिर M2C2 लिखते, फिर प्लस एंड देन लिखते हैं M3C3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही दिया हुआ इसलिए दो को लिखे हैं, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कार्बन जो दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो है वो परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि क्या दिया, मोलिकुलर मास दिया हुआ है और ये जो है आपका मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे M1C1 आप बोलिएगा कि मैम यहाँ पे M1C1 कौन सा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है आपका M1 है, ठीक है, ये M2 है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है, सारा कुछ पता चल गया। अगर और भी यहाँ पे रहता, ठीक है, और भी अगर आपका परसेंटेज दिया हुआ रहता तो ये C3 होता, ये M3 होता, इस टाइप का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्या हो जाएगा, M1 की जगह पे कितना लिखेंगे, M1 की जगह पे इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर एंड देन C1 की जगह पे इसको लिखेंगे, दोनों को इंटू करके, एंड फिर प्लस करके क्या करेंगे कि फिर C1 को लिखेंगे, ठीक है। हो गया, फिर क्या निकालना है, M2 को लिखेंगे, फिर M2 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस दे करके 36 जो है, ठीक है, और फिर C2 को लिखेंगे, यहाँ पे C2 जो दिया हुआ उसको लिखेंगे एंड डिवाइड करके डिवाइडेड बाय C1 C2 C3, ठीक है। C1 को लिखेंगे, C1 का मान, C2 का मान लिखेंगे, ठीक है, और C3 तो आपका यहाँ पे डॉट के हिसाब से दिया हुआ है, तो C3 का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये बस ऐसे ही लिखी हूँ, ठीक है, डॉट देने के लिए। कि आपका और भी ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि आपका 2 की जगह 4 रहेगा और उसका एटॉमिक मास यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना रहेगा, ठीक है। जब इन लोगों को पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 35.4527 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एवरेज मास इतना हो जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्या पूछा गया है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन यानी कि C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। यहाँ पे मीथेन को क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इसमें जो है वो कितना कार्बन एटम है, कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कार्बन एटम का वो पता करना है, ठीक है। सेकेंड में क्या पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग को हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स याद करना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर थर्ड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। अब ये जो पूरा इथेन है इसका नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, ठीक है, पूरा का, ठीक है, सबसे पहले कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का एंड देन पूरा इथेन का, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा इच मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन हैज 2 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ यानी कि 2 एटम्स जो है वो इस मॉलिक्यूल में 2 एटम कार्बन का दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ इथेन विल हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। मोल्स ऑफ इथेन विल हैव 2 into 3, क्या हो जाएगा 6 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन एटम निकल गया कि कितना होगा, ठीक है, 3 मोल्स में। अब क्या है सेकंड में कि 3 मोल्स ऑफ इथेन विल हैव 6 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 6 हाइड्रोजन एटम होगा तो 1 मोल ऑफ इथेन इक्वल टू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या हो जाएगा कि 3 मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो क्या बोलते हैं मोल्स कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका 3 मोल्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये कि 3 मोल्स दिया हुआ है जिसमें आपको निकालना है सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए 3 मोल से
हर जगह ये की हूँ। देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का निकाले मतलब कार्बन का निकाले, जब 2 कार्बन था तब भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करके मैं निकाली। फिर क्या यहाँ पे भी आप लोग को जब हाइड्रोजन का निकालना है तो भी हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 मोल्स का दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल गया। अब लास्ट क्या था कि इथेन का निकालना था, ठीक है। तो 1 मोल्स ऑफ ये आपका एवोगाड्रो नंबर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 3 मोल्स विल हैव क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.0222 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा आंसर में 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैप्टर या फिर हर चैप्टर का आपको हर एक एक्सरसाइज अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।